एक मुलाकात के खास एपिसोड में इस बार हैं हमारे साथ लेखक दारा फारूकी जी। स्वागत है सर आपका हमारे। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। पहला सवाल जी। आपने आए वतन मेरे वतन लिखी, कैसा लग रहा है जब उसको आम जन के लोग देख रहे हैं? अच्छा ही लग रहा है क्योंकि आप ये मान लीजिए कि बहुत लंबा सफ़र रहा उसके साथ में। तो एक ये है कि ये सेटिस्फैक्शन है कि चलो ये चीज़ देख ली गई। क्योंकि हमने उसको एक जिम्मेदारी की तरह अपने ऊपर रख रखा था कि सीने पे जैसे पत्थर होता है कि यार ये कहानी दुनिया को पता होनी चाहिए। तो उस कहानी को बताने की एक ज़िम्मेदारी भी थी, पर क्योंकि इतने वक्त तक हम लोग उसको बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप ये भी मान लीजिए कि अपने आप में वो एक तरह का रिलीज़ है, एक तरह का ये है कि हाँ, जैसे कोई बहुत बड़ा कोई पत्थर सीने पे से हट गया हो और अब थोड़ा रिलैक्स्ड है मामला। यूथ के लिए आपने डेढ़ स्केयर जैसी फिल्में लिखी और उसके बाद अचानक से देशभक्ति पैदा करने, यूथ के अंदर देशभक्ति पैदा करने वाली फिल्म ऐ वतन मेरे वतन है। चैलेंजिंग कितना होता है एक राइटर के लिए ऐसी वैरायटी वाली कहानियाँ लिखना? एक राइटर के लिए मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं। मैं वो लिखता हूँ अक्सर जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी कही जानी चाहिए। तो वो मेरे लिए क्राइटेरिया बहुत ही एक पर्सनल है। अगर वो मैंने देशभक्ति की भी कहानी कही है तो वो देशभक्ति से ज़्यादा जिम्मेदारी की कहानी है। आप देशभक्ति को, हम लोग असल में ना देशभक्ति को ऐसे लेते हैं जैसे कि देशभक्ति कोई एक ऐसा वर्च्यू है जो कि एक बहुत ही दैवीय है। वो एक्चुअली जिम्मेदारी है। और वो एक देशभक्ति की कहानी एक्चुअली लव स्टोरी होती है और लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, देशभक्ति ना कोई एक अलग चीज़ है। नहीं भाई, ये लव स्टोरी है। अब हाँ, आप और क्या है, मतलब आप इससे ज़्यादा प्यार क्या करोगे अगर। तो मेरे लिए ये कहानियाँ एक्चुअली समवेयर हैं वही कुछ एक इंसानी जो हमारे इमोशंस हैं उसी के बारे में ये कहानियाँ हैं। और मैं देशभक्ति को इस तरह से देखता हूँ कि एक गुमनाम नायक के बारे में कहानी है, एक मुल्क से इश्क के लिए कहानी है। ये कहानी वो है जिसमें कि आपको ये भी पता चलेगा कि बहुत ही गुमनाम छोटे लोग भी बहुत बड़ी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। तो ये एक आम इंसानों की कहानी है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ये आम इंसानों की कहानी है। एंड व्हेन दे कम टुगेदर, these really normal people can achieve extraordinary things. So that is the story. एक राइटर फिल्म सेंसरशिप से बहुत परेशान रहता है। वो क्या कहानी लिखते समय जो फिल्म सेंसरशिप के जो नियम कायदे हैं और जो माहौल है देश में, उसको ध्यान में रखकर कहानी लिखता है या तोड़ता है, अपनी क्रिएटिविटी को मारता नहीं है, मारना नहीं चाहिए? क्या सजेशंस हैं, क्या आपका आंसर होगा? देखिए, जिसको आप पॉलिटिक्स बोल रहे हैं ना, वो पावर है। हर इंसान पावर के लिए अवेयर होता है। उसको पता होता है कि वो किस जगह पे खड़ा हुआ है। पावर हमेशा हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं एपॉलिटिकल हूँ, उन लोग, वो एक्चुअली पावरफुल लोग हैं। जो बेचारे गरीब लोग हैं ना, वो एपॉलिटिकल हो नहीं सकते। राइटर भी अक्सर किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे गरीब आदमी होता है। वो हमेशा अवेयर होता है कि वो कहाँ खड़ा हुआ है। उसको हमेशा पता होता है कि वो क्या लिख सकता है, क्या नहीं लिख सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था, पर मसला सिर्फ यही है कि एक तो ना लोग ना चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट देखते हैं कि देखो पहले तो बिल्कुल वाइट थी चीज़ें, अब बिल्कुल ब्लैक हो गई हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता। डिक्टेटरशिप भी ना कोई ब्लैक एंड वाइट चीज़ नहीं है, एक स्पेक्ट्रम है कि आप अभी 4 नंबर की डिक्टेटरशिप पे हो, 5 पे हो, 10 पे जाके पूरे हो जाओगे। तो आज हिंदुस्तान 7-8 के ऊपर खड़ा हुआ है। पहले हम 3-4 के ऊपर थे, बट वो डेमोक्रेसी की डिक्टेटर का भी था। तो बट 3-4 और 7-8 में ना बहुत लंबा फर्क है। तो आई एम अवेयर, मुझे पता है मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। और अजीब सी बात यह है कि हर आदमी जो मुझे सुन रहा है उसको भी पता है कि वो कहाँ खड़ा हुआ है। हर आदमी को पता है कि पावर उसके आसपास कैसे काम करता है। तो ना मैं उससे अनछुआ हूँ, ना कोई और उससे अनछुआ है। तो हम सब की ज़िंदगियों में पावर इफेक्ट करता है। आपकी फिल्म का प्रदर्शन हुआ अभी आईटीएम स्थल ग्वालियर में और उसे करीब 400-500 लोगों ने एक साथ देखा।
और इस पर एक चर्चा भी हुई। तो दराब जी ऐसी फिल्मों के प्रदर्शन को लेकर क्या कहते हैं, जब देश में प्रदर्शन के मैटर ख़त्म किए जा रहे हैं, प्रदर्शन के को सीमित किया जा रहा है कि ऐसी फिल्में कम दिखाई जाएं या ऐसी फिल्में के लिए चलन है नहीं, लोग ओटीटी पर तभी जा रहे हैं जब सिनेमा हॉल में जगह नहीं मिलती हैं। कई सारी फिल्में हमने देखा, आपकी फिल्म तो ओटीटी के लिए बनी, लेकिन बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनको मंच नहीं मिल पाता और बहुत सारे क्रिएटिव माइंड की कहानियाँ वो दब सी जाती हैं। तो नए फिल्म मेकर जो हैं, जो ऐसी कहानियाँ सोचते हैं, उनको इसमें कैसे आना चाहिए, क्या करना चाहिए, कोई सजेशन अगर आप देना चाहें? देखिए, स्ट्रगल तो है और आप इसको इस तरह से लीजिए कि अपने खुद के घर में अपनी बात कहना और उस बात को मनवाने में आपको 18-19 साल लग जाते हैं। आप पैदा होते हो एक ही घर के अंदर, हाँ, फिर उसके बाद आपको लगना शुरू हो जाता है 12-13 के ऊपर के यार पापा गलत बोल रहे थे या मम्मी गलत बोल रही थी, पर हिम्मत नहीं होती बोलने की। तो जब तक आप वो बोल पाते हो ना वो वाली बात, तब तक एक अरसा गुजर जाता है। आपको अर्न करनी पड़ती है। जब वो घर में अर्न करनी पड़ती है तो देश में तो अर्न करनी पड़ेगी। किसी को बात कहने का वो जो पोजीशन है ना, उसको अर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हो सकता है आपने सुन रखा होगा कि साहब फ्री स्पीच है और ये है और वो है। फ्री स्पीच है, बट फ्री स्पीच भी अर्न करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि दो बातें हैं। एक तो आप बेफजूल की बातें भी कर सकते हो, तो वो भी एक अपने आप को एजुकेट करना पड़ता है। और दूसरे ये कि हर जो बात निकलती है ना दिल से, वो अच्छी नहीं होती है। उसको भी आपको कहीं ना कहीं उस दायरे में, सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, एजुकेशन में डाल के तय करना पड़ता है। तो वो जो कहना है ना, वो हमेशा मुश्किल है। उसका एक प्रोसेस है और जब तक आप उस प्रोसेस के थ्रू गुजरोगे नहीं ना, तब तक कह नहीं पाओगे। और बट ये है कि हाँ, एक बार आप उस प्रोसेस के थ्रू गुजर गए तो फिर आप तरीके ढूंढ लेते हो कहने के। ये फिल्म भी वही है। आईटीएम के छात्रों के लिए क्या संदेश होगा? मुझे ऐसा लगता है कि आईटीएम के जितने भी छात्र हैं, आप लोग काफ़ी लकी लोग हैं। कल मैंने आपका कैंपस देखा, मैंने दोनों कैंपस देखे असल में, आपका स्कूल भी जो है यहाँ पे वो भी देखा, और मैंने देखा कि आप लोग ना एक बहुत ही खूबसूरत सी कला की दुनिया में बड़े हो रहे हैं। और उस कला को, उस आर्ट को जो अपने आसपास है, उस पोइट्री को ना एब्जॉर्ब करें, देखें उसको, उसके बारे में जानने की कोशिश करें, तो आपकी ना पर्सनालिटी में एक 4 चांद लग जाएंगे। आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे वो कला ना आपकी पर्सनालिटी को, आपकी ज़िंदगी को, आप जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसको बहुत इन्फ्लुएंस करेगी। तो रियलाइज़ करें कि जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं ना, वो बहुत एक खूबसूरत जगह है और उस खूबसूरती को निहारना सीखें। एंड आई थिंक जैसे ही आप लोगों को वो आ जाएगा ना, आप लोगों की ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। बट आप लोग बहुत लकी हैं, आपका कैंपस बहुत खूबसूरत है, आपका करिकुलम, आपके जो लोग हैं जो वहाँ पे, रामा शंकर जी स्पेशली, वो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच।